हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है तारिफ भयाना और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले 2 लेक्चर आ चुके हैं। एक लेक्चर नंबर 0 आया है और एक लेक्चर नंबर 1 आया है। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आई बटन पे वो लेक्चर आ रहे होंगे, क्लिक करके पहले उन्हें देख लीजिए ताकि आपका बेस क्लियर हो जाए। फिर हम इस लेक्चर के साथ आगे बढ़ेंगे। लेक्चर 0 में हमने वो बातें करी हैं जो क्लास 9th में अपने चीजें सीखी हैं और 10th में वो काम आने वाली हैं, खासकर केमिस्ट्री के अंदर। और लेक्चर नंबर 1 में हमने इस चैप्टर का बेसिक सारा क्लियर कर दिया है। केमिकल रिएक्शन होती क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, वो सब बेसिक बातें हम क्लियर कर चुके हैं। इस लेक्चर में क्या कवर करने वाले हैं फटाफट से देख लेते हैं। इस लेक्चर में कवर करेंगे क्या क्या बेटा। सबसे पहले बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन क्या होता है उसकी बात करेंगे। फिर हम देखेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। पेपर में सवाल बनता ही बनता है कि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर दो, या फिर आपका क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कोई रिएक्शन है बताइए बैलेंस है कि नहीं है, या फिर उसके अंदर XYZ की वैल्यू निकलवा लेता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज। क्लियर। तीसरा बैलेंसिंग ऑफ आयनिक इक्वेशन क्या है, इसके हम स्टेप्स सीखेंगे, कैसे कैसे इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, सारी कहानी क्लियर करेंगे। तो हमेशा की तरह फटाफट से एक नोटबुक एक पेन लेके आप बैठ जाएं और जो मैं लिखवा रहा हूं उसको आप लिखते जाएं, जो सिखा रहा हूं उसको आप सीखते जाएं। इस लेक्चर को एक फिल्म की तरह ना देखें प्लीज, हर बार कहता हूं, रिक्वेस्ट है, ताकि आप इसको लिखेंगे तो आप बार बार जब पढ़ेंगे तो आपको अपना लिखा हुआ याद रहेगा। क्लियर। बार बार आपको वीडियो भी ना देखना पड़े, आपकी रिवीजन भी इजीली हो जाए। चलिए शुरू करते हैं लेक्चर के टॉपिक नंबर 1 से। क्या है बेटा, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आपने एक एग्जांपल लिया होगा पिछले किसी लेक्चर के अंदर, जिसमें हमने देखा कि H2 प्लस O2 यानी कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को मिला के हम सब ने पढ़ा है सर क्या बनता है, वाटर बनता है, यानी कि पानी बनता है। क्लियर। मैं इस केमिकल इक्वेशन को ध्यान से देखूं तो मुझे समझ में आता है कि इस तरफ जो भी लोग लिखे हुए हैं वो सब क्या है बेटा, रिएक्टेंट्स है। क्या है बच्चे, रिएक्टेंट्स। क्या है बेटा जी, रिएक्टेंट्स। लीजिए। और इस तरफ जो भी लिखे हुए हैं क्या है बच्चे, प्रोडक्ट्स। क्या है बेटा, प्रोडक्ट्स। अब ध्यान से देखना, क्या रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में प्रेजेंट एक ही टाइप के एलिमेंट्स के एटम्स की संख्या सेम है कि नहीं है। कैसे सर, जैसे मान लो यहां पे कौन प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन H प्रेजेंट है, एक O यानी कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यहां भी H यानी कि हाइड्रोजन प्रेजेंट है, O यानी कि ऑक्सीजन। ध्यान रखना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलेंगे तो इनसे जो बनेगा वो भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कुछ होगा। ऐसा नहीं है कि मिल तो हाइड्रोजन रहा है, मिल तो ऑक्सीजन रहा है, सामने बन गया कार्बन। क्या संभव है, कभी संभव नहीं है। जो मिलाओगे वही तो मिलेगा। मतलब कुकर में दाल डाली, क्या आलू की सब्जी बन जाएगी क्या, कभी ऐसा हो नहीं सकता। सेम कहानी यहाँ पे भी, जो डालोगे वैसा ही कुछ बन के निकलेगा। चलो, तो अब मेरे पास 2 साइड है बच्चे। एक साइड है रिएक्टेंट, कौन सी है बच्चे, रिएक्टेंट। एक साइड है बेटा प्रोडक्ट की, किसकी है बच्चे, प्रोडक्ट की साइड। अब रिएक्टेंट साइड पे एलिमेंट्स की संख्या गिन लेते हैं और प्रोडक्ट साइड पे एलिमेंट्स की संख्या गिन लेते हैं। रिएक्टेंट साइड पे एक तो H नाम का बंदा है और एक O नाम का, 2 ही तो लोग हैं। रिएक्टेंट साइड में कितने H, ध्यान से देखो सर, H के पैर में 2 है, इसका मतलब यहां पर 2 H के एटम प्रेजेंट। लो जी। अच्छा, राइट साइड में कितने H है, ध्यान दो, H के पैर में यहां भी क्या है, 2, तो इसका मतलब यहां भी क्या है बेटा, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। लेफ्ट साइड कितने O प्रेजेंट है, ध्यान दो, O के पैर में 2 यानी कि 2। इधर कितने O प्रेजेंट है, सर यहां तो एक ही O है। कितने O है बेटा, 1 O। अब ध्यान दो, क्या लेफ्ट साइड पर यानी कि रिएक्टेंट साइड पर जो हाइड्रोजन की संख्या है और जो प्रोडक्ट साइड पे हाइड्रोजन की संख्या बराबर है कि नहीं है, सर बराबर है। इधर भी 2 इधर भी 2, मतलब ये तो क्या है, बैलेंस। रिएक्टेंट साइड पर O की संख्या 2, प्रोडक्ट साइड पर O की संख्या 1। क्या ये बराबर है, नहीं सर ये बराबर नहीं है। ये बराबर नहीं है तो इसको बराबर हमें करना पड़ेगा। ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसके अंदर सेम टाइप के एटम्स की संख्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में बराबर ना हो वो तो होगी अनबैलेंस, लेकिन बराबर हो तो वो क्या होगी, बैलेंस। तो ये केमिकल इक्वेशन कैसी होगी बेटा, आपकी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। लेकिन अगर इसी को मैं इस तरह से लिख दूं, ध्यान दो, यहां ध्यान दीजिए साइड में, अगर मैंने ऐसे लिखा H2 प्लस O2 से बन रहा है 2H2O, यहां भी 2 लगा दिया। कैसे लगाया अभी सिखा देंगे। तो यहां ध्यान दो,
एक तरफ क्या हो गया रिएक्टेंट, एक तरफ क्या हो गया बच्चे प्रोडक्ट। ध्यान दो, यहां पे कौन है H, यहां पे कौन है O। रिएक्टेंट साइड कितने H हुए, H के पैर में 2 है और सामने क्या लगा हुआ है 2 से मल्टीप्लाई करो, कितने हो गए बेटा 4। कितने हो गए 4। यहां भी H के पैर में 2 है, मल्टीप्लाई भी किससे है 2 से, कितना हो गया 4। अच्छा O कितने हुए सर 2, साफ साफ दिख रहे हैं। यहां O कितने हुए 2 मल्टीप्लाइड विद O भी है, तो कितने हो गए बेटा 2। तो ये केमिकल इक्वेशन जिसके अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पर सेम टाइप के एटम की संख्या बराबर हो, तो ये क्या होगी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो ऊपर वाली क्या थी बेटा अनबैलेंस्ड, नीचे वाली क्या हो गई है बैलेंस्ड। क्या इतनी कहानी हमें क्लियर है। चलिए तो यहां से हमारे पास बन जाएगी डेफिनेशन किसकी, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की। क्या बैलेंस बने, क्या इक्वेशन बनेगी देखो जरा। एक तो क्या होगा हमारे पास बेटा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। कैसे लिखूंगा, कैसे पोर्ट्रे करूंगा बेटा इसको मैं, ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सेम टाइप दोनों साइड क्या होने चाहिए बराबर। तो मैं क्या लिखूं बेटा द इक्वेशन इन विच, साथ साथ लिखते रहेंगे इसको, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सेम टाइप आर इक्वल ऑन बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड पर एक ही टाइप के एटम्स की संख्या बिल्कुल बराबर। इधर अगर 3 लोग हैं एक जैसे, तो उधर भी 3 लोग क्या होने चाहिए एक जैसे। मान लो इधर 3 हाइड्रोजन, तो उधर भी क्या होने चाहिए 3 हाइड्रोजन। इधर 500 हाइड्रोजन, तो उधर भी क्या होने चाहिए 500 हाइड्रोजन। क्लियर है। अच्छा बताओ अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की क्या डेफिनेशन हो जाएगी बच्चा। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या डेफिनेशन है, जल्दी बताओ। वही सेम ऊपर वाली डेफिनेशन, सिर्फ बदलेगा क्या, जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सेम टाइप आर नॉट इक्वल हो जाएगा, बाकी सारी कहानी सेम। तो जल्दी लिखो, जल्दी फटाफट से। द इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सेम टाइप आर नॉट इक्वल ऑन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पर नंबर ऑफ एटम्स सेम टाइप के बराबर ना हो तो अनबैलेंस्ड, हो तो बैलेंस्ड। अच्छा अनबैलेंस्ड का एक नाम और भी सुनेंगे आप। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को ही मैं बेटा स्केलेटल इक्वेशन बोलता हूं। क्या बोलता हूं बेटा स्केलेटल इक्वेशन। आपको पता होना चाहिए स्केलेटल इक्वेशन कहूं या फिर अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहूं, बात बिल्कुल सेम है। बोलो क्लियर है। अब मैं 2-3 इक्वेशन लिखूंगा, आपको मन मन में सोचना है, समय लेना है और बताना है कि सर वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है या फिर वो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। जैसे कि एग्जांपल ले लिया मैंने, क्या ये लो 2a + 2b से बन रहा है AB2, पहला केस। दूसरा केस P + Q 2Q से बन रहा है PQ2। तो मैंने 2 केस लिए, आपने मुझे बताना है कौन सी इक्वेशन बैलेंस्ड है कौन सी अनबैलेंस्ड है। दोनों ही बैलेंस्ड है या दोनों ही अनबैलेंस्ड है। आपके पास 30 सेकंड का समय है, इसको सोचिए और फटाफट से जवाब दीजिए। हाँ जी, आई होप आपने आंसर मन मन में सोच लिया होगा, सॉल्व कर लिया होगा। देखिए कैसे करेंगे, फटाफट से चेक करने का तरीका क्या है। सर एक डब्बा बनाओ, लो भाई, एक तरफ लिखूंगा रिएक्टेंट, एक तरफ लिखूंगा प्रोडक्ट। कौन कौन से लोग हैं यहाँ पे जल्दी बताओ। एक तो ए नाम का बंदा है और एक बी नाम का बंदा है। बोलो रिएक्टेंट साइड पर कितने ए हैं, ध्यान दो। रिएक्टेंट साइड पर कितने ए हैं 2। कितने हैं बेटा 2। प्रोडक्ट साइड पर कितने ए हैं सर 1। रिएक्टेंट साइड पर बी की संख्या कितनी हुई सर 2 हो गई बेटा जी। प्रोडक्ट साइड पर बी कितने हैं 2। बताओ क्या ये इक्वेशन बैलेंस है कि अनबैलेंस है। लेफ्ट साइड 2a, राइट साइड 1a, कहानी वहीं पर खत्म। तो इसका मतलब ये बैलेंस
नहीं है, तो ये वाली केमिकल इक्वेशन कैसी होगी बेटा आपकी? अनबैलेंस्ड। क्या होगी बेटा जी? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्लियर? दूसरी चेक कर ले फटाफट से। लो सर, अगेन क्या कर दूं इस बार? जैसे हमने ए बी चेक किया वैसे ही अब क्या चेक कर लिया हम? पी और क्यू। ये रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, इधर क्या लिख दिया मैंने? पी, इधर क्या लिख दिया? क्यू। बोलो रिएक्टेंट साइड पर कितने पी है? एक। कितने बेटा जी? एक। प्रोडक्ट में कितने पी? एक। रिएक्टेंट में कितने क्यू? ध्यान दो, दो। प्रोडक्ट में कितने क्यू? दो। बोलो बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है? एक पी, दो क्यू, मतलब ये भी बैलेंस और ये भी बैलेंस। तो ये वाली केमिकल इक्वेशन मेरी क्या बन गई बच्चों? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बोलो कर लोगे? क्या बहुत मुश्किल चीज है? तो मुझे सिर्फ समझना है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है। बहुत सिंपल मतलब है कि सेम टाइम के एटम जो है वो लेफ्ट साइड और राइट साइड यानी कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड बराबर होने चाहिए। नंबर क्या होना चाहिए? बराबर। क्या इतनी कहानी हमें क्लियर है? बढ़े आगे? चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि अभी तक हमने सीखा कि एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, एक अनबैलेंस्ड है। तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन की जरूरत ही क्यों पड़ती है? तो मेरे सामने सवाल है, व्हाट इज द नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन? इसका बहुत सिंपल सा, बहुत सटीक जवाब है। वो क्या है? टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सर ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? बेहद सिंपल लॉ है। क्या कहता है? मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो आप मास को बना सकते हो ना ही पूरी तरह से खत्म कर सकते हो। अब ध्यान रखना, आप आधा ग्राम या उससे भी छोटा हिस्सा मास का ले, ना तो उसको क्रिएट कर सकते हो। मतलब पूरा जो हमारी सोसाइटी है, पूरा ह्यूमन है, एवरीथिंग, कोई ना तो मास क्रिएट कर सकता ना ही मास को डिस्ट्रॉय। आपने कहा कि सर मैंने तो एक लकड़ी का पीस लिया, 50 किलो का पीस था, उसको मैंने आग लगा दी, 50 किलो का पीस 100 ग्राम राख में बदल गया, बाकी मास तो डिस्ट्रॉय हो गया? नहीं बच्चे, बाकी मास डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। जब वो लकड़ी का पीस जला होगा उसमें से कुछ राख बनी, कुछ आपकी गैसेस निकली होंगी, कुछ लिक्विड्स निकले होंगे। अगर आप उन सबको कलेक्ट कर लें, एक बंद डब्बे में ले आए, तो याद रखना उसका मास एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट उतना ही होगा जितना उस लकड़ी का मास था। तो मास कभी बनाया नहीं जा सकता और मास कभी बिगाड़ा नहीं जा सकता। उसका रिलेशन सर केमिकल इक्वेशन से कैसे? मैं आपको भी एग्जांपल से बताता हूं। हमने इक्वेशन पहले भी ली थी, वही दोबारा ले लेते हैं। मान लिया हमने H2 की रिएक्शन करवा दी बच्चे O2 से, और क्या बन गया यहाँ पे? वाटर यानी कि H2। हाइड्रोजन का एक मास होता है फिक्स, वो कितना होता है? वो आपको पता होना चाहिए। मास ऑफ हाइड्रोजन होता है बच्चे 1 और ऑक्सीजन का मास होता है 16। नहीं पता तो यहां से आपको याद रहेगा। क्लियर? मेरे पास रिएक्टेंट साइड में बताइए कितने हाइड्रोजन है? 2। एक हाइड्रोजन का मास कितना? 1 मल्टीप्लाई बाय 2, टोटल मास कितना? 2। ऑक्सीजन का मास कितना? 16। कितने लोग? 2 लोग, कुल मास 32। आ जाऊं किधर? प्रोडक्ट साइड पे। कितने हाइड्रोजन? 2। एक का मास 1, 2 का मास 2। ऑक्सीजन कितना? 1, 1 का मास 16, 16 टू 1 कितना हो गया? 16। ध्यान दो, रिएक्टेंट साइड पर टोटल मास, रिएक्टेंट साइड पर टोटल मास कितना है बच्चे? जल्दी बोलो। 34। प्रोडक्ट साइड पर टोटल मास कितना है बेटे? 18। कितना है? 18। इसका मतलब मैंने शुरुआत की 34 ग्राम सब्सटेंस से, किससे करी? 34 ग्राम से। एंड किया किस पे? 18 ग्राम पे। क्या ये संभव है? नहीं सर, ये संभव नहीं है। क्या लिख दूं? नॉट फॉलोइंग। किसको फॉलो नहीं कर रहा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। मतलब ये रिएक्शन कह रही है कि आप 34 ग्राम सामान लाओ, मिलेगा कितना? 18 ग्राम। बाकी कहां गया? कोई जवाब नहीं है। तो इसीलिए ध्यान रखना, जब भी किसी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की बात होगी, इसका मतलब वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रही होगी। लेकिन जब इसको मैं बैलेंस कर दूं तब क्या होगा? ध्यान दो, अभी तुम्हें सारी कहानी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। वही केमिकल इक्वेशन H2 प्लस O2 से क्या बन रहा है? H2। बैलेंसिंग करने के लिए मैंने यहां 2 लगा दिया, यहां 2 लगा दिया। कैसे लगाया? आगे जाके सीख जाओगे। फटाफट से बोलो, मास ऑफ हाइड्रोजन कितना था बेटा? अभी लिखवाया था। मास ऑफ हाइड्रोजन कितना था? 1।
ऑक्सीजन कितना था 16। ये डेटा मुझे याद होना चाहिए। कितने हाइड्रोजन हुए टोटल 2 इंटू 2 4 हो गए। कितने हो गए बेटा मेरे पास हाइड्रोजन 4। ध्यान दो, एक का मास 1, 4 का मास 4, लो भाई कुल मास 4। ऑक्सीजन का मास कितने ऑक्सीजन 2, एक का मास 16, 2 का मास 32 32। यहां पर कितने हाइड्रोजन है 4, एक का मास 1, 4 का मास 4। ऑक्सीजन कितने 1 नहीं बेटा जी, ये इससे भी मल्टीप्लाई है, ये इससे। अगर किसी कंपाउंड के आगे कोई न्यूमेरिक वैल्यू कोई नंबर लिखा है तो याद रखना कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट सभी एटम से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर। तो इसका मास कितना हो गया बेटा, कितने हो गए ये 16 इंटू 2 यानी कि 32। जल्दी बताओ टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कितना आया। टोटल मास ऑफ, यहां लिखूंगा इसका रिएक्टेंट का कितना आया 32 और 4 36। प्रोडक्ट का कितना आया 32 और 4 36। तो ये फर्क है किसमें बेटा, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में और एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में। जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करती है। सेटिस्फाई किसको कर रही है बच्चे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। मतलब ये इस बात को, इस सिद्धांत को मानती है कि ना तो मास को बनाया जा सकता है और ना ही मास को खत्म किया जा सकता है। क्या बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं स्टेप्स टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, उसके क्या स्टेप्स हैं। बेहद सिंपल बातें हैं, 2-3 स्टेप में सारी कहानी आपको क्लियर हो जाएगी। सबका ध्यान बोर्ड पे रहे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पहले सीखिए फिर इसको आराम से लिख लीजिएगा। पहला स्टेप क्या है, राइट अ स्केलेटल इक्वेशन एंड काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। सर स्केलेटल इक्वेशन आप बता चुके हो क्या होती है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन। क्या होती है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन को ही हम स्केलेटल इक्वेशन कहते हैं। स्केलेटल इक्वेशन लिख दो, दोनों तरफ कितने कितने एटम वो भी लिख दो। अच्छा कोई एग्जांपल ले लेते हैं, H2 + O2, वो तो बार बार ले, कुछ थोड़ा सा अच्छा एग्जांपल लो। ये लो, ये एग्जांपल ले लो। Fe + H2O आयरन की रिएक्शन वाटर से हो गई, क्या बना बेटा Fe3O4 प्लस क्या बन गया H2 प्लस क्या बन गया हाइड्रोजन गैस यहां पर निकल गई। अच्छा इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, ये बैलेंस है क्या अनबैलेंस, देखने का सिंपल तरीका, आप एक टेबल बनाएंगे। टेबल बनाना बड़ा जरूरी है, एक तरफ रिएक्टेंट एक तरफ प्रोडक्ट, R माने तो रिएक्टेंट, P माने तो प्रोडक्ट, और यहां हम क्या लिख लेंगे सभी के सभी एलिमेंट्स। कौन है, एक तो आयरन है ओके, एक हाइड्रोजन है ओके, एक कौन है ऑक्सीजन, तीन ही लोग हैं। फटाफट से लिखो किसके कितने कितने एलिमेंट, कितने कितने एटम प्रेजेंट, आयरन कितने रिएक्टेंट साइड पे सबको दिख रहे हैं एक, प्रोडक्ट साइड पे आयरन कितने जल्दी बोलो सर 3। अच्छा रिएक्टेंट साइड पे जल्दी बोलो हाइड्रोजन कितने हैं सर 2, प्रोडक्ट साइड पे कितने हाइड्रोजन है सर 2, H के पैर में 2 है ना, इसका मतलब वो कितने हैं 2 लोग हैं। अच्छा रिएक्टेंट साइड पर सर ऑक्सीजन, जल्दी बोलो भाई ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक ही है इकलौता बैठा, इधर कितने ऑक्सीजन है 4 ऑक्सीजन है। लो भाई फटफट से देख के बताओ बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड, साफ साफ दिख रहा है, आयरन इधर 1 इधर 3 अनबैलेंस हो गया, हाइड्रोजन इधर 2 बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन इधर 1 इधर 4 क्या हो गया अनबैलेंस हो गया। अब इसको बैलेंस करने का तरीका देखते हैं। स्टेप 1 बहुत सिंपल क्लियर है, आगे बढ़िए। स्टेप 2 क्या बोल रहा है जल्दी ध्यान से देखो, ओहो स्टार्ट बैलेंसिंग विद कंपाउंड विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। आपने उस कंपाउंड को चुनना है जिसके पास क्या हो बेटा सबसे ज्यादा एटम्स की संख्या हो। सर ये गिनना कैसे है, बोर्ड पे ध्यान दो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। वही इक्वेशन जो हम लेके चल रहे थे उसी को लेते हैं। Fe + H2O से क्या बना Fe3O4 + H2। किसके पास कितने एटम है फटाफट से देखो, इस व्यक्ति के पास एक एटम है आयरन का, एक एटम आयरन का सबको दिखा, टोटल एटम कितने हो गए यहां पे 1। इसके पास 2 लोग हैं, एक हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितना है 1, कुल एटम कितने हो गए बेटा 3। समझ में आ गया। अब बताओ नेक्स्ट बंदे के पास टोटल कितने एटम 3 आयरन 4 ऑक्सीजन कुल 7, नेक्स्ट कितने हो गए 2। बताओ सबसे ज्यादा एटम्स की संख्या किसके पास है, नंबर 3 पे Fe3O4 है उसके पास। क्लियर, कितने एटम है 7। अब उनमें से भी कौन सा चुनना है, सिलेक्ट द एलिमेंट
विच कंटेन मैक्सिमम एटम्स, वो एलिमेंट जिसके मैक्सिमम एटम हो। दो एलिमेंट है, एक आयरन है और एक ऑक्सीजन है। ज्यादा एटम किसके? आयरन ने कितने हैं? 3, ऑक्सीजन ने कितने हैं? 4। जीत कौन गया? ऑक्सीजन। पर ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है सर? ध्यान ये रखना है कि हम हमेशा वी विल बैलेंस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एट द एंड। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को लास्ट में बैलेंस करेंगे, उससे पहले सबको आप बैलेंस कर चुके हो। क्लियर? अब बैलेंस करना कैसे ये भी बता दो सर। अभी आपने एक टेबल बनाई थी, ध्यान दो। क्या टेबल थी? एक तरफ था रिएक्टेंट, एक तरफ बच्चे क्या था? प्रोडक्ट। इधर हमने क्या लिख लिए थे? एलिमेंट के नाम। यहां कौन था? Fe। यहां कौन था? H। यहां कौन था? ऑक्सीजन। लो भाई, ये बनाया था। Fe कितना? इधर 1, इधर कितना? 3। और हाइड्रोजन कितना? 2, इधर कितना? 2। ऑक्सीजन कितना? 1, इधर कितना? 4। सबसे पहले बैलेंस करूंगा मैं आयरन को। किसको करूंगा? Fe को। एक तरफ 1 है, एक तरफ 3 है। ऐसा क्या करूं कि आयरन इधर भी 3 हो जाए? सर 3 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या करो? 3 से मल्टीप्लाई। अब इस मल्टीप्लीकेशन के फेर में बच्चे फंस जाते हैं और कभी कभी क्या करते हैं कि इसको 3 से मल्टीप्लाई इस तरह से कर देते हैं। सर इधर Fe लिखा है ना, इसके पैर में 3 लगा दो। पैर में क्या लगा दो? 3। कुछ बच्चे कहते हैं नहीं सर आगे 3 लगा दो, इसका मतलब हो गया 3 Fe। सर सही कौन सा है? ध्यान रखना, मूर्खता कभी नहीं करनी है। मूर्खता क्या है? ये मूर्खता है कि Fe के पैर में 3 लगा दिया। पैर में 3 लगा दिया, इसका मतलब आपने उसका फॉर्मूला ही चेंज कर दिया। आपने उसका फॉर्मूला चेंज कर दिया। आप फॉर्मूला छेड़छाड़ कभी नहीं कर सकते। आप सिर्फ उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो कि मैंने 3 Fe लिए, 4 Fe लिए, 5 Fe लिए। जैसे ही पैर में कुछ लगाया, आपने फॉर्मूला चेंज कर दिया। वो जिंदगी में गलती नहीं करनी। ये स्टार बना के लिखा मैंने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बच्चे? टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम्स वी कैन नॉट चेंज द फॉर्मूला ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड। हम क्या नहीं बदल सकते हैं? हम फॉर्मूला नहीं बदल सकते। हम मल्टीप्लाई सिर्फ आगे करेंगे, बैक इसके पैर में जाए कभी छेड़छाड़ी नहीं करेंगे। क्या बन गया मेरे पास? जल्दी बताओ। मैंने Fe के आगे 3 लगा दिया तो क्या बन गया? 3 Fe प्लस H2 से क्या बन गया बेटा? Fe3O4 प्लस H2। मेरे सामने ये इक्वेशन बन गई। क्या अभी भी ये बैलेंस है? अब जिस तरह से आपने Fe को, आयरन को बैलेंस किया, उस तरह से बचे हुए सारे एलिमेंट्स को हम बैलेंस करते जाएंगे। लास्ट में हाइड्रोजन ऑक्सीजन करेंगे। मेरे पास तो लास्ट का ऑप्शन ही नहीं है, मेरे पास तो यही ऑप्शन है, तो मैंने यहां 3 से मल्टीप्लाई कर रखा है। तो मैं फटाफट से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को भी बैलेंस कर लेता हूं। आगे बढ़िए। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या, हमने इस तरह से हिट एंड ट्रायल लगाना है और क्या करना है, सबको बैलेंस। अभी तक इक्वेशन क्या बन चुकी, जल्दी बोलो। अभी तक इक्वेशन ये तैयार है, 3Fe प्लस H2O से क्या बन रहा है? Fe3O4 प्लस H2। फटाफट से टेबल द्वारा बना लूं। एक तरफ रिएक्टेंट, एक तरफ प्रोडक्ट। लो भाई, FeH एंड O। इधर भी 3 आयरन, इधर भी 3 आयरन। हाइड्रोजन इधर 2, इधर कितने हाइड्रोजन? 2। ऑक्सीजन इधर 1, इधर कितने? 4। तुमने दिमाग चला ही लिया होगा। सर ऑक्सीजन गड़बड़ कर रहा है। कौन कर रहा है? ऑक्सीजन। रिएक्टेंट साइड तो 1 बैठा है, प्रोडक्ट साइड 4 बैठा है। ऐसा क्या करूं कि रिएक्टेंट साइड पे भी 4 हो जाए? सर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 4 बने? सर 4 से। लो भाई, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां पर एक गड़बड़ और करते हैं। कुछ बच्चे क्या कर रहे होंगे? H2O के पैर में 4 लगा देंगे। कतई गलत है, गलती से भी ये नहीं करना है। कुछ लोग क्या करेंगे? H2 4O लगा देंगे। ये भी बिल्कुल गलत है, नहीं करना। सही तरीका क्या है? आप आगे की तरफ 4 लगाएंगे, वो सबसे मल्टीप्लाई होगा। क्लियर? जितने भी लोग यहां प्रेजेंट है सबसे मल्टीप्लाई होगा। मतलब अब क्या हो गया है? हाइड्रोजन भी चेंज हो गए। 4 × 2 कितने हाइड्रोजन हो गए? अब पहले जहां 2 हाइड्रोजन थे, अब वहां कितने हाइड्रोजन हो गए बेटा? 8 हाइड्रोजन हो गया। कितने हाइड्रोजन हो गए हैं? 8 हाइड्रोजन। क्लियर? अब देखो कौन कौन बैलेंस हो गया। आयरन 3 इधर, 3 इधर, हाइड्रोजन 8 इधर, 2 उधर, ऑक्सीजन 4 इधर, 4 उधर। कौन बचा? हाइड्रोजन। इधर 8 है, उधर 4, 2 है। ऐसा क्या करूं कि उधर भी 8 हो जाए? सर 4 से मल्टीप्लाई कर दो। लो भाई, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 8 हो गया। मतलब यहां मैंने क्या लगा दिया? 4। अब जो इक्वेशन निकल के आई है वो आपकी क्या है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मतलब क्या इक्वेशन बनी फाइनलाइज? 3Fe प्लस 4H2O से क्या बन रहा है बेटा जी? Fe3O4 प्लस 4H2।
क्या हमें इतनी कहानी क्लियर है बच्चों? तो ये कुछ स्टेप है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। अब धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी कि आपको सारे स्टेप बार बार लिखने नहीं पड़ रहे होंगे। टेबल आप एक बार बनाएंगे या 2 बार बनाएंगे और उसमें आपका काम हो जाएगा। हम एक आधा एग्जाम्पल करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, एग्जाम्पल क्या है मेरे पास? बैलेंस द केमिकल इक्वेशन पोटेशियम रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। सर आपने तो इक्वेशन कही थी, ये तो इंग्लिश में वर्ड्स में लिखा आ गया, अब हम कैसे करें? इसको करने के लिए तो लेक्चर 0 सिखाया था। यहां जाओ फटाफट से क्लिक करो और लेक्चर 0 में तुम्हें पता लग जाएगा कि कोई अगर नाम दिया है तो उससे फॉर्मूला कैसे बनाना है, फिर आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। पेपर में सवाल ऐसे ही आएगा, आपको पता होना चाहिए किसका नाम क्या है। पोटेशियम, जल्दी बोलो भाई सिंबल। जो समझदार बच्चे जिन्होंने देख लिया है लेक्चर उन्हें तो पता है कि रिएक्शन जैसे हो रही है बेटा जी, पानी से बन क्या रहा है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH और साथ में क्या निकल रही है? हाइड्रोजन गैस। क्लियर? सबसे पहला स्टेप यही होता है, स्केलेटल इक्वेशन लिख दो, लिख दीजिए। दूसरे स्टेप में क्या, उसी के अंदर हमने एक चीज और करनी, रिएक्टेंट साइड कितने, प्रोडक्ट साइड कितने, बना लो भाई। कौन कौन है? पोटेशियम है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। लो जी, पोटेशियम लेफ्ट साइड कितना, रिएक्टेंट साइड जल्दी बोलो कितना? सर 1। प्रोडक्ट साइड कितना? 1। हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड कितना? 2। प्रोडक्ट साइड कितना? 3। सर 2 दिख रहा है मैं तो। अरे ध्यान दो मूर्ख बच्चों, यहां पर कितने हाइड्रोजन है? 2। यहां पर कितने हाइड्रोजन है? 1। कुल कितना हुआ? 3 हुआ। आपको सबको जोड़ना है, याद रखना है। क्लियर है? अच्छा, ऑक्सीजन लेफ्ट साइड 1, राइट साइड 1। लो जी, सर सब कुछ तो बैलेंस है, एक हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। कौन बैलेंस नहीं है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का केस कैसे सॉल्व करोगे? इधर 2 हाइड्रोजन, इधर 3 हाइड्रोजन। 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 3 बन जाए? आपको बढ़ाने या घटाने नहीं है, ध्यान रखना, सिर्फ बढ़ा सकते हो। 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 3 बन जाए? सर ऐसा तो कोई नंबर ही नहीं है। तो फिर ऐसा करते हैं कि कुछ और चेंज करके देखते हैं। तो इसे ही हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, जिसमें आपको बार बार कुछ नंबर लगा के देखने पड़ेंगे, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपको सवाल सॉल्व कैसे करना है। चलो भाई करके देखें। अगर मैं इस KOH को मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, किससे कर दूं बेटा? 2 से। लो इसको एक बार इरेज कर देते हैं फटाफट से। लो जी, KOH को मल्टीप्लाई कर दूं किससे बेटा? सर 2 से। अगर 2 से मल्टीप्लाई किया, समीकरण में क्या बदलाव आया? जो पोटेशियम प्रोडक्ट साइड पहले 1 था, अब कितने हो गए हैं? 2 हो गए। जो ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड पर 1 था, अब कितने हो गए हैं? 2 हो गए। जो हाइड्रोजन 3 थे, अब वो कितने हो गए हैं? 4। कितने हो गए हैं? 4। इस 4 को देखते तुम्हारी आंखों में चमक आ जानी चाहिए। हाँ सर, 2 को 3 नहीं बना सकते, लेकिन 2 को 4 तो बना सकते हैं। 4 कैसे बनाऊंगा जल्दी बोलो? इस H2O को मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से। जैसे ही H2O को मल्टीप्लाई किया 2 से, हाइड्रोजन कितने हो गए रिएक्टेंट साइड? जल्दी बोलो। 4। और क्या बदला? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने हो गए? 2। क्या इक्वेशन बैलेंस हो गई? नहीं सर, अब एक गड़बड़ अलग हो गई है। क्या? ऑक्सीजन भी बैलेंस है, हाइड्रोजन भी बैलेंस है। कौन बच गया? पोटेशियम। किधर दिक्कत आ रही है? रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में? सर रिएक्टेंट में कितना है? 1। उधर कितना है? 2। क्या कर दूं? 2 से मल्टीप्लाई। क्या इक्वेशन तुम्हारे सामने कुछ सेकंड्स में बैलेंस हो गई है? किसी को इसमें कोई दिक्कत? कर पाएंगे इस चीज को? तो आपने बहुत ध्यान से पेशेंटली इक्वेशन को लिखना है, उसके अंदर देखना है कौन लोग कितने बैठे हैं, किससे मल्टीप्लाई करूं कि बड़े वाला नंबर तुम्हारा बन जाए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे एक और सवाल आ गया, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन मैग्नीशियम नाइट्राइड रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनिया। ये सवाल तुम्हारे लिए होमवर्क है, तुम घर से करके आओगे। इस सवाल का जवाब तुम कमेंट सेक्शन में लिख देना। क्लियर? सेम वैसा ही सवाल है, लेकिन फंसोगे कहां? सर मैग्नीशियम नाइट्राइड क्या होता है तो बताया ही नहीं। ये बता चुके हैं, आपको सीखना पड़ेगा, सीखोगे तो याद हो जाएगा। चलो, तो ये आज होमवर्क लेंगे इस सवाल को, और तब तक हम आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट मेरे पास क्या आ गया है? बैलेंसिंग ऑफ आयोनिक इक्वेशन। क्या आ गया बेटा? बैलेंसिंग ऑफ आयोनिक इक्वेशन। किसी आयोनिक इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस करते हैं? चलो जी, आयनिक इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें 2 चीजों का ध्यान रखना होता है। नॉर्मल बैलेंसिंग जैसे चल रही है वैसे की वैसे चलेगी, लेकिन आयन का मतलब क्या होता है?
ऐसी स्पीशीज जिसके सिर पे अब चार्ज आ गया, जिसके सिर पे क्या आ गया बेटा जी, चार्ज। तो हमने चार्ज का भी ध्यान रखना है। तो मैंने क्या बोला, इन केस ऑफ आयनिक इक्वेशंस अलोंग विद आयंस या एटम्स, एटम्स के साथ साथ आपको चार्जेस को भी बैलेंस करना है, चार्जेस को भी बैलेंस करना है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये लो, एल्यूमिनियम की रिएक्शन अगर करूं H+ के साथ, तो ध्यान दीजिएगा यहां बनेगा एल्यूमिनियम 3+, साथ में बन जाएगा हाइड्रोजन, साथ में बन जाएगा हाइड्रोजन। अब मुझे टेबल में एक और चीज ऐड करनी है। क्या? एक तरफ रिएक्टेंट है, बिल्कुल सही, एक तरफ प्रोडक्ट है, बिल्कुल सही, इधर एल्यूमिनियम नाम का बंदा है, बिल्कुल सही, हाइड्रोजन नाम का बंदा है, बिल्कुल सही, साथ में क्या है, पॉजिटिव चार्ज। साथ में क्या है बेटा जी, पॉजिटिव चार्ज। अब मुझे उसे भी कंसीडर करना होगा। क्या हमें ये बात क्लियर है? तो मैं अब चार्ज के बिना इसको बैलेंस करूं, ये सही नहीं होगा। जैसे कि यहां पर कितने एल्यूमिनियम रिएक्टेंट में से जल्दी बताओ, एक। सर सबको दिख रहा है। इधर प्रोडक्ट में कितने एल्यूमिनियम, एक। हाइड्रोजन कितना, एक। इधर हाइड्रोजन कितना, दो। चार्ज कितना? क्या एल्यूमिनियम पे कोई चार्ज है? नो सर। हाइड्रोजन पे चार्ज है, हाँ। कितना है सर? +1। कितना है बेटा? +1। एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना? +3। हाइड्रोजन पे चार्ज 0। टोटल चार्ज कितना हो? +3। अगर आप सिंपल इक्वेशन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर मैं इस हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, किससे मल्टीप्लाई कर दूं बेटा? 2 से, तो क्या इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी? ध्यान दो, एल्यूमिनियम एज इट इज +2H+, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दे लो। इधर फिर लिख लेना इसको, से क्या बना जल्दी बोलो, Al3+ H2। सबका ध्यान यहां पर है, देखो जरा, Al+2H+ से क्या बना, Al3+ H2। अच्छा, यहां क्या चेंज हो गया? अब इसकी फटाफट से टेबल बनाओ। वही रिएक्टेंट प्रोडक्ट, एक तरफ Al, H और पॉजिटिव चार्ज। बोलो कितने एल्यूमिनियम है यहां पे? एक। यहां पर कितने एल्यूमिनियम? एक। यहां कितने हाइड्रोजन हो गए? 2। यहां कितने हाइड्रोजन हो गए? 2। यहां चार्ज कितना आया? अब +2 हो गया। 2 × 1 कितना हो गया बेटा? +2। यहां कितना चार्ज आया? +3। अगर आपने यहां पर गलती करनी हुई तो आप यहीं रुक जाओगे। आपको लगेगा इक्वेशन बैलेंस है, पर याद रखना इक्वेशन तब बैलेंस मानी जाएगी जब इनके चार्ज भी बैलेंस होंगे। इधर तो 2 चार्ज है, इधर 3 चार्ज है। 2 को 3 बनाने का कोई तरीका है क्या? कोई तरीका हमारे पास 2 को 3 बनाने का नहीं है। तो क्या करें सर? तो कुछ ऐसा करो कि इस 3 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से। किससे कर दो? 2 से। ध्यान दो बदलाव क्या होंगे। इस 3 को जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या हुआ बेटा? चार्ज हो गया +6। चार्ज कितना हो गया? +6। और क्या बदला? एल्यूमिनियम पहले 1 था, वो कितना हो गया? 2 हो गया। क्लियर? क्या इस 2 को मैं 6 बना सकता हूं? बना सकता हूं। कैसे? अगर इसको मल्टीप्लाई कर दूं किससे बेटा? 3 से। किससे कर दूं बेटा? 2 तो पहले से था, 2 तो पहले से था, मल्टीप्लाई किससे कर दिया इसको मैंने? लो भाई, 3 से। कितना हो गया यहां पे चार्ज? जल्दी बोलो। +6। क्या दोनों तरफ चार्ज बैलेंस हो गया? यस सर, चार्ज अब बैलेंस है। लेकिन चार्ज बैलेंस करने के चक्कर में सर आपने बहुत कुछ बिगाड़ दिया। अब यहां हाइड्रोजन कितने हो गए हैं? 6 हाइड्रोजन हो गए हैं सर। कितने हो गए हैं? 6 हाइड्रोजन। इधर कितने हाइड्रोजन है? 2। अब सब बैलेंस हो जाएगा, ध्यान देना। 6 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं जल्दी बोलो? 3 से। क्या हो जाएगा? 6 हाइड्रोजन हो गए इधर भी। एल्यूमिनियम 2 थे, इधर भी किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 2 से। क्या हो गया? 2 एल्यूमिनियम यहां पे। अब बताओ क्या बैलेंस नहीं है? तो पहले वाली इक्वेशन बैलेंस थी, ये बैलेंस है। तो ध्यान रखना, आयनिक इक्वेशन आ जाए तो आपने एक चीज का एक्स्ट्रा ध्यान देना है। वो क्या है? चार्ज। कि आप नंबर ऑफ एटम्स के साथ साथ चार्जेस को भी बैलेंस करते हुए चल रहे होंगे। क्या इतनी बात मुझे क्लियर है? किसी को देखकर चलो, तो बैलेंसिंग की सारी कहानी हमारी यहां पर आके फिनिश हो जाती है। और हमने आज सिर्फ बैलेंसिंग को कवर किया और बहुत अच्छे से कर लिया। हमने ये भी सीख लिया बैलेंसिंग क्या होती है, अनबैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है। फिर हमने इसमें यह भी देख लिया कि बैलेंसिंग करनी जरूरी क्यों है, क्योंकि हमें क्या चेक करना होता है बेटा। अच्छा, फटाफट से रिवाइज ही कर लेते हैं। बैलेंस इक्वेशन क्या होती है? जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सेम टाइप, दोनों तरफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड क्या होते हैं? सेम होते हैं, लेकिन अनबैलेंस में सेम नहीं होते हैं। अनबैलेंस्ड का ही दूसरा नाम क्या होता है बच्चे? स्केलेटल इक्वेशन होता है। बैलेंसिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी? जल्दी बोलो। मैंने बताया आपको, ताकि आप क्या कर पाए?
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई कर पाए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैसे सेटिस्फाई होगा, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या देखा, बैलेंसिंग के स्टेप। सबसे पहले स्केलेटल इक्वेशन लिखे, उसके बाद उसमें से वो कंपाउंड चुने जिसके पास सबसे ज्यादा एटम है, उसमें से भी उसको चुने जिसके एटम एक बंदे के सबसे ज्यादा है, उसको बैलेंस करें। दिल दे सबको बैलेंस करते चले, लास्ट में आपने किसको बैलेंस करना है, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को। उसके बाद मैंने देखा आयनिक इक्वेशन को कैसे बैलेंस करना है, तो उसका तरीका क्या था जल्दी बताओ। आपको एलिमेंट्स के साथ साथ एटम्स के साथ साथ उनके चार्जेस को भी बैलेंस करते हुए चलना है। क्या यहां तक की कहानी हमें क्लियर है? चलो, अगर यहां तक की कहानी हमें क्लियर है और आपको यहां से कुछ भी इस चैनल से हेल्प मिल रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छा से कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जिन्हें आपको लगता है कि इस वीडियो से कुछ हेल्प मिल सकती है प्लीज शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे की कहानियां लेके आएंगे जिसमें हम और चीजें सीखेंगे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, किसी केमिकल रिएक्शन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बनाया जा सकता है, टाइप ऑफ रिएक्शन, हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप, लेक्चर बाय लेक्चर आपके सामने आती रहेगी और पूरा कंटेंट इस चैनल पे आएगा, वेदर इट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। चलिए अभी के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड बाय बाय।